जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है अनछुए पहलू में। कल का गैप था और इंतज़ार आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन कल नहीं करना था और कल थक भी बहुत गया था सर में, तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब दिन भर की तमाम अपडेट और आज की कल से लेकर के आज तक भरतपुर संभाग में, अच्छा इन दिनों क्या है, एक तो चुनावी सरगर्मियाँ भी अब तेज़ होने लग गई, ठीक है ना। नामांकन की डेट आने के बाद में अब फॉर्म भरना जो है वो भी शुरू हो गया। और दूसरी बात ये है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो भी निकल करके सामने आ रहे हैं। सरकार में उस समय गहमा गहमी हुई थी कुछ दिन पहले कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए मंत्री बनाए जाएंगे। अब वो चलेगी फिर ठंडे बस्ते में। लोग फिर आशंका तक रहे कि साहब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया और बीच में आ गए चुनाव। लेकिन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और सबसे शानदार खबर ये है कि राजस्थान प्रदेश में आखिर में लंबे इंतज़ार के बाद में खुल रहे हैं स्कूल, कोचिंग और महाविद्यालय। तो सबसे पहले नोट कर लो आप और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को कि 1 सितंबर से खुलने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, 9वीं से लेकर के ऊपर तक की सारी क्लासें, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोचिंग हो, सब 1 सितंबर से खुल रहे हैं। 50% क्षमता के साथ में गृह विभाग ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है, जो आप हमारे पेज पर उसकी पूरी डिटेल देख भी सकते हैं। अच्छा, कॉलेज में ये है कि साहब स्टाफ जो है, स्टूडेंट जो हैं, उनको कम से कम फर्स्ट डोज लगा हुआ होना अनिवार्य है वैक्सीन की। और कोचिंग में ये है कि साहब दोनों डोज, कोचिंग के लिए ये अनिवार्य है कि दोनों डोज लगी हुई होना अनिवार्य है। और क्लासों में वही सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इनको आवश्यक किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभिभावकों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। यानी कुल मिलाकर के सरकार, वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए, चाहे देर से ही आए। बार बार हम भी अपील कर रहे थे साहब अब तो खोल दो, अब तो खोल दो। उसके बावजूद भी अब सरकार ने चुनावों को ध्यान में रखते हुए, कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि अभी खुल जाने चाहिए थे, 16 अगस्त से अगर आप खोल देते तो बुराई क्या थी, लेकिन साहब चुनाव आ गए। और अब 1 सितंबर से प्रदेश के सभी कॉलेज और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जितने भी विद्यालय हैं वो सब खुल जाएंगे 50% क्षमता के साथ, अभिभावकों की सहमति के साथ में। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी खुशखबरी मुझे लगी पर्सनली, क्योंकि बहुत टाइम से मैं खुद भी ये अपील कर रहा था सरकार से कि प्लीज़ साहब अब इनको खोल दो। चुनाव भी करवा रहे हो, सारे काम तुम्हारे चल रहे हैं, लेकिन इनसे क्या दुश्मनी है आपकी, ताकि ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे, बच्चों की रौनक फिर से स्कूलों में दिखने लगे और वो वापस उस रिदम में आएँ। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह चौपट हो गया है सर। लेकिन ये अच्छी खबर लगी और अच्छी ब्रेकिंग जो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को जोड़िए, ताकि प्रदेश की सबसे बड़ी जो खबरें हैं वो आपको मैं बता सकूँ और वो बातें जो आपके हित से जुड़ी हुई हैं। पंचायती चुनावों की सरगर्मियां बिल्कुल तेज़ हो चुकी हैं, नामांकन भरा जा चुका है, भर रहे हैं लोग। कल पहला दिन जो था वो तो सूखा निकला, किसी ने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए नहीं है। लेकिन आज दूसरे दिन, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है और नहीं, 3 दिन और शेष बचे हैं। पार्टियों में भी राजनीतिक स्तर पर मंथन चल रहा है, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। कांग्रेस जो सत्ता में है वो चाहेगी कि साहब प्रधान भी हमारा बने और जिला प्रमुख भी हमारा बने, तो सोच समझ करके टिकट वितरण करना पड़ेगा। भाजपा के पास में खोने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, क्या खोना है उनको, सत्ता में वो है नहीं। अगर कुछ आता है तो प्लस है, माइनस में तो क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों में इस चीज़ को लेकर के कवायद शुरू हो चुकी है। टिकटों की बात अगर की जाए तो दोनों ही पार्टियाँ ये चाहती हैं जो जिताऊ कैंडिडेट हो, पॉपुलर चेहरा हो, उसी को टिकट दिया जाएगा। तो लेकिन आज से नामांकन भरना शुरू जो है वो हो चुका है। गंगापुर सिटी में भी भरे गए थे, माधोपुर में भी भरे गए थे, उसकी डिटेल भी मैं आगे आपको दूंगा। और पंचायत चुनावों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के आज पीसीसी चीफ डोटासरा ने सवाई माधोपुर के नेताओं से मुलाकात की। नमो नारायण जी हैं, इंदिरा मीणा है विधायक, दानिश अबरार जी हैं और जितेंद्र जी जो संभाग के प्रभारी लगाए गए हैं, उनसे बैठ करके विचार विमर्श किया है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के चर्चा की गई है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, इनके जो प्रभारी हैं उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि इन्हीं 6 जिलों में चुनाव होने हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा की भी ये बड़ी परीक्षा है साहब, तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर के मुलाकात की है, चर्चा की है कि किस तरह टिकट वितरण किया जाए और क्या कुछ रहेगा आगे आने वाले चुनावों में परिणाम। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और चर्चा की गई।
ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज सीएम के नाम एक लेटर लिखा, ज्ञापन भी दिया है कि साहब छात्रों की जो राजनीति है अब उसकी भी शुरुआत कर दी जाए, यानी छात्र संघ के चुनाव। राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पिछले 2 साल से कोई भी छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं कोरोना के चलते। तो उन्होंने मांग की है कि साहब कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रख करके और ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। जब आप अपने चुनाव करवा रहे हैं तो छात्र संघ के चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। इसको लेकर के आज उन्होंने लेटर लिखा है और ज्ञापन दिया है ताकि छात्र संघ के चुनाव भी हो सकें। पिछले 2 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए हैं। चलिए अगली खबर, 1 सितंबर से खुल ही रहे हैं आपके स्कूल वगैरह, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो राज्य स्तर से ये बड़ी खबर थी। और इसके अलावा देखिए अनुप्रति योजना है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इनको लेकर के भी सीएम लगातार जो है वो फीडबैक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक कर भी रहे हैं। अनुप्रति योजना जो है कोचिंग वाले छात्रों के लिए, उसको लेकर के मेरे पास में कुछ दर्शकों के आज कॉल भी आए थे कि सर ये क्या है, इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं आप सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अनुप्रति योजना हो या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या योजनाएं हैं, इनके बारे में, इन चीज़ों को लेकर के कल हम एक शानदार प्रोग्राम करने वाले हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कल कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ में होंगे जिनके साथ में हम डिबेट प्रोग्राम करेंगे और आपके हित से जुड़े हुए वो प्रोग्राम होंगे, आपके हित की जानकारियाँ उसमें होंगी। तो आप कल का प्रोग्राम बिल्कुल मिस मत करिएगा। कल का जो डिबेट है, कल की जो परिचर्चा है वो शानदार रहने वाली है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। बहुत सारे आपके सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको कल की परिचर्चा में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं कल एक शानदार प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? शेयरिंग कैसी चल रही है? कम चल रही है ना? हाँ वही तो बात है ना। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। विधायक जोगिंदर अबाना ने आज नदबई में पंचायत चुनावों को लेकर के तैयारियों को लेकर के बैठक की और जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं उनका जो है बायोडेटा लिया और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि साहब जो जिताऊ कैंडिडेट है ना उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। फोकस इसी चीज़ पर रहने वाला है। बयाना की शनिदेव कॉलोनी में आज बिजली का करंट लगने से एक 10 वर्षीय बालक टिंकू वर्दी को लज्जित कर दिया साहब। और लज्जित ऐसे किया कि जम करके तो पी उसने शराब, और शराब के नशे में ड्यूटी पर था वो, राइफल उसके हाथ में थी और बीच बाजार उसने किया जम करके हंगामा। घटना जो है वो चौबुर्जा इलाके की है। भरतपुर शहर में चौबुर्जा इलाका जो है वहाँ की ये घटना है। काफ़ी देर तक वो हंगामा करता रहा। लोगों ने जब उसका विरोध किया तो रिक्शे में बैठ करके वो क्वार्टरों की तरफ निकल लिया। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि एक शर्मिंदगी वाली बात थी वर्दी के लिए कि शराब पी करके और ऑन ड्यूटी उसने इस तरह का हंगामा किया। कामा थाना क्षेत्र के धिलावटी के बीच में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में आज एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। हादसा तो हुआ मगर शुक्र ये रहा कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने मार दी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। लेकिन शुक्र ये रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई है और ट्रक चालक जो है वहाँ से मौके से ट्रक को लेकर के फरार हो गया, चला गया। और रिश्वत मामले में आरबीएम अस्पताल के डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्या कहना साहब, उनका विवाद भी तूल पकड़ता जा रहा था और आखिर में जब उसकी जांच एएसपी साहब महोदय को दे दी गई है तो आज उस मामले में ये प्रोग्रेस हुई है कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, मैं भी काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, मंत्री हों, बड़े अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जब इनको गिरफ्तार करते हैं तो पता नहीं क्यों इनके सबसे पहले सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये होता है हमेशा, देख लेना आप। किसी बड़े मंत्री को जब किसी बड़े मामले में, बड़े अपराध में जब पुलिस गिरफ्तार करती है ना, सबसे पहले जेल नहीं जाता वो हॉस्पिटल में ही रहता है। महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने कितने भी निकल जाते हैं वहीं हॉस्पिटल में ही, वही जेल है उनके लिए। बढ़िया खान पीन करते हैं, डॉक्टरों से बढ़िया उनकी सेटिंग चलती रहती है और जेल का तो वो मुँह ही नहीं देखते साहब, सारा इलाज वहीं चलता रहता है हॉस्पिटल में ही। ये होता है। अनिल गुप्ता ने भी यही तरीका अपनाया था, लेकिन पूरी जांच करने के बाद में डॉक्टरों ने उनको स्वस्थ पाया और उसके बाद में अब उनको जेल भेज दिया गया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। सेंपऊ पार्वती नदी में डूबे 2 व्यक्तियों के शव निकाल लिए गए हैं। आपको ध्यान होगा कल परसों से एक वीडियो वायरल हो रहा था,
एक ट्रैक्टर जो है ना तेज़ रफ्तार बहता हुआ जो पानी था उसकी रपट में जा रहा था और उसके बाद में वो ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली देखते देखते वो पानी में समा गए। हमारे पास भी कुछ दर्शकों ने भेजे थे मैसेज कि सर ये कहाँ का है, कोई कह रहा था बौली का है, कोई कह रहा खंडार का है, जबकि हकीकत बात यह है, हालांकि हमने स्पष्ट कर दिया था कि वो जो हादसा है वो सेंपऊ का है और उसमें जो दोनों डूबे हैं उन दोनों युवकों के शवों को निकाल लिया गया है। मैं आपको बता दूं, एक मृतक है पोप सिंह, ये मंसूरपुरा का रहने वाला है, और दूसरा जो है वो बंटी लोधा है, ये भी मंसूरपुरा का ही रहने वाला है, और दोनों के शव को निकाल लिया गया है। कंचनपुरा थाना पुलिस ने 15 दिन पहले हुई लूट की वारदात का आज खुलासा कर दिया। मामला क्या था मैं आपको बता देता हूँ। आरोपी रामलखन गुर्जर निवासी बीरपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई बाइक और अन्य सामान भी उससे बरामद कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई को नोएडा से लौटते समय संडपुरा मोड़ पर जो पीड़ित है रामलखन गुसाई, उसके साथ में ये लूट की वारदात हुई थी। उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने आज उस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी, उसका नाम भी रामलखन ही है, उसको गिरफ्तार कर लिया। बाइक भी बरामद हो गई और जो सामान लूटा गया था सामान वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत और इनकी टीम ने किया एक बड़ा कारनामा और बड़ा खुलासा। दरअसल एक हत्या हुई थी, धौलपुर के एक व्यवसायी हैं जिनकी हत्या हुई थी अनिल गुप्ता की, और अनिल गुप्ता की जब हत्या हुई, बड़े व्यवसायी थे, तो पुलिस के लिए ये केस बड़ी चुनौती बना हुआ था। और धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत और उनकी टीम लगातार चंबल के भीड़ों में भी सर्च ऑपरेशन कर रही थी कि आखिर साहब मामला है क्या, किसने मर्डर किया है। ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे उससे पहले पहले पुलिस ने इस पूरे मामले का, इस पूरी कहानी का पटाक्षेप कर दिया है, खुलासा कर दिया है। जमीनी और संपत्ति विवाद को लेकर के अनिल गुप्ता की हत्या उन्हीं के भाई और भतीजे ने सुपारी देकर के करवाई थी। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और वीडियो में ये नज़र आ रहा था कि जो भाई जब मौत हुई, हत्या हुई, तो जो घड़ियाली आंसू बहा रहा था और जो ड्रामा कर रहा था, उन सारी घटनाओं पर बिल्कुल पानी फेरते हुए धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है कि संपत्ति विवाद के चलते और पारिवारिक विवाद के चलते भाई ने ही भाई की हत्या करवाई थी, जिसमें भतीजा भी इन्वॉल्व था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में। तो एक बड़ी कामयाबी धौलपुर पुलिस को मिली है। आसान नहीं होता सर, बड़े मामलों में छानबीन करना और फिर उनका खुलासा करना, गिरफ्तार करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि रसूखदार लोगों के पीछे पुलिस किस तरह सोच समझ करके काम करती है ये पुलिस ही जानती है। तो एक बड़ी कामयाबी थी और शव जो है वो चंबल नदी में फेंक दिया गया था और शेरगढ़ किले के पास में खून के निशान मिले थे। पुलिस इसी के आधार पर सबूत जुटाने का प्रयास कर रही थी और फिर गहराई से जाकर के जब तलाशी ली तो पता चला कि ये घर का मामला है और घर के ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो धन्यवाद केसर सर, और बहुत जल्दी आपको लाइव भी लेने वाला हूँ। मैं बहुत जल्दी आपको लाइव लेने वाला हूँ। जिस तरह के आपके कारनामे हैं, जिस तरह से आप अपराध मुक्त धौलपुर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सराहनीय है। अब चलते हैं करौली की तरफ। हिंडौन के सूरोड थाना का मामला है। 17 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और गांव बंदा का नंगला की रहने वाली बरसा जाटव के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके और परिजनों को सौंप दिया है और जांच जारी है कि आखिर मामला क्या था और किन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना और सामने आई है हिंडौन सिटी से ही। नई मंडी थाना पुलिस का ये मामला है। एक जीजा ने अपनी 14 साल की नाबालिग साली के साथ में दुष्कर्म किया। वो उसे कोटा ले गया, 20 दिन तक उसको वहाँ बंधक बना करके रखा और उसके साथ में दुष्कर्म किया। आखिर में अपनी आप बीती पुलिस को जब बताई परिजनों के साथ में जाकर के, तो पुलिस ने उसका मेडिकल बोर्ड से मुआयना करवाया है, जांच करवाई है और अब जो आरोपी जीजा है उसकी तलाश जारी है। और नई मंडी थाना का ये मामला है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं साहब। सवाई माधोपुर के नवनियुक्त एसडीएम रतनलाल योगी ने कार्यभार संभाल लिया है। बावनवास जो एसडीएम है उनका स्थानांतरण करके उनको भेज दिया बॉडी। और अब
एसडीएम का पदभार जो संभाला है बामनवास में वो रतनलाल योगी जी ने संभाला है। 2016 बैच के ये आईएएस हैं। इससे पहले ये महुआ है, टोंक है और सिकराय है, वहाँ एसडीएम का पद संभाल चुके हैं। और आज उन्होंने ये कहा कि साहब सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि राजी खुशी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भय के ये जो पंचायत चुनाव हैं इनको करवा लिया जाए। उसके बाद आगे की जो प्राथमिकताएं हैं वो तय की जाएंगी। तो कुल मिला करके जो एसडीएम है, उप जिला कलेक्टर बामनवास के, उन्होंने अपना पदभार आज ग्रहण कर लिया है। माधोपुर से अगली खबर, रणथंभौर के बाहरी क्षेत्र में फिर से पर्यटन शुरू हो चुका है। काफ़ी दिनों से बंद भी था भारी बारिश के चलते 2 अगस्त से, और कल से जोन 3 में पर्यटन शुरू हो जाएगा। वहीं जोन संख्या 6, 8 और 10 वहाँ भी पर्यटन शुरू हो जाएगा। 7 और 9 अभी बंद रहेंगे। ठीक है, तो रणथंभौर जाने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। आखिर आबकारी विभाग के इससे जुड़ी हुई भी आज एक खबर आई साहब। हम तो लगातार कह रहे थे, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि साहब आबकारी विभाग सवाईमाधोपुर जिले में अस्तित्व में है भी है या नहीं है, क्योंकि कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही थी और कोई खबरें भी वहाँ से नहीं आ रही थी। आखिर में आज कहीं ना कहीं लगा कि हाँ साहब आबकारी विभाग है सवाईमाधोपुर में। और आज उन्होंने कार्रवाई करते हुए बिनोबा बस्ती और भैरू दरवाज़ा जो है जिला मुख्यालय पर, वहाँ अवैध शराब की उनको सूचना मिली, उन्होंने दबिश दे करके कार्रवाई की है, लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ से 2 को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 4 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है, वहीं 300 लीटर वॉश नष्ट की गई है। तो आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है जिला मुख्यालय पर। पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ सवाईमाधोपुर जिले में भी तेज़ हो गई हैं और पहला नामांकन आज दर्शन सिंह गुजर ने वार्ड नंबर 22 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में भरा है। सभी 2 नामांकन भर रहे हैं, एक निर्दलीय के रूप में भी, एक पार्टी के रूप में भी, क्योंकि पार्टी का सिंबल अभी मिलने नहीं लगा है, 3 दिन शेष हैं। तो दर्शन सिंह गुजर ने भाजपा से और निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है वार्ड नंबर 22 से। वार्ड नंबर 20 से गजानंद बैरवा ने अपना नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे। दरअसल वो श्योपुर जा रहे थे और सड़क मार्ग से, और इस दौरान थोड़ी देर के लिए वो सवाईमाधोपुर में रणथंभौर स्थित एक होटल में रुके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जम करके स्वागत किया, उनसे बातचीत की और उसके बाद वो श्योपुर के लिए रवाना हो गए। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है 2 दिन से, लेकिन हवा भी चल रही है तो थोड़ा सुकून ज़रूर है। गर्मी को देखते हुए लगता है कि हाँ आने वाले 1-2 दिन में बरसात ज़रूर होगी, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि साहब आने वाले 1 सप्ताह तक अभी मौसम शुष्क ही रहेगा, बारिश नहीं होगी। अब देखते हैं क्या होता है। गंगापुर सिटी से खबर यह है, पंचायत चुनावों में पहला नामांकन आज सादिक पठान ने वार्ड नंबर 9 से भरा। विधायक रामकेश मीणा के साथ में पूरे जुलूस के साथ में वो एसडीएम कार्यालय पहुँचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय के रूप में 2 नामांकन आज उन्होंने अपने दाखिल किए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट खबर, विधायक रामकेश मीणा ने आज धुंधेश्वर धाम का दौरा किया और अच्छा लगा हमें भी ये सुन करके कि आज वो वहाँ गए और सबसे बड़ी वहाँ की जो समस्या थी, बिजली की समस्या, जो हमने भी लाइव दिखाई थी कि अंधेरे में डूबा हुआ है पिछले 1-1.5 साल से धुंधेश्वर धाम, उसका मौके पर ही उन्होंने निस्तारण कर दिया और बिजली सप्लाई हम उम्मीद ये करते हैं कि धुंधेश्वर धाम में चालू हो जाएगी। तो आज विधायक ने वहाँ दौरा किया और हम हमेशा एक बात कहते हैं सर, अगर जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में रहें, मॉनिटरिंग करते रहें तो फिर काम होते भी हैं। अगर आप निष्क्रिय हो जाओगे, फील्ड में नहीं रहोगे तो फिर काम भी नहीं होगा। और विधायक साहब जब जब फील्ड में रहे हैं काम भी हुए हैं, जनता को राहत भी मिली है। गंगापुर सिटी पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चाहे वाहन चोरी का मामला हो, नशे का मामला हो, अवैध हथियारों का मामला हो, हर खबर आपको हमारे पेज पर मिल जाएगी। कल से लेकर आज तक 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया एक वाहन चोर को, जामा मस्जिद का रहने वाला था, आज़म उसका नाम है, और उसको धरा गया है आज़म उर्फ रंगीला। और उससे एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है HF डीलक्स, जो कुछ दिन पहले ही चुराई गई थी। दोना पत्तल वाली, बूरा बतासा वाली जो गली है वहाँ से उस गाड़ी को बरामद कर लिया।
और उदयपुर थाना पुलिस ने भी कार्रवाई की है और मीना बड़ौदा का जो रहने वाला व्यक्ति है, एक युवक है महेंद्र, उसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह, 2 दिन पहले भी एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करा था गंगापुर पुलिस ने, जिससे आधा दर्जन से ज़्यादा चोरियों के खुलासे होने की संभावना है। तो इन दिनों जो कार्रवाइयाँ गंगापुर पुलिस जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो शानदार हैं। अपराधी अंदर हो भी रहे हैं और चोरियों का खुलासा भी हो रहा है, माल भी बरामद हो रहा है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा हिमांशु सर का, कालूराम जी का, और जिनके निर्देशन में सारा काम चल रहा है राजेश सिंह जी का, जिला पुलिस अधीक्षक जो हैं। टीम अच्छा काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि और ज़्यादा कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। एक तो नशे, क्योंकि जो दोनों तीनों चारों अपराधी इन दिनों पकड़े गए ना सर, उनके मूल में अगर कोई चीज़ थी तो वो निकल करके आई नशा। आप देखिए कि 2-3 दिन पहले जिस आरोपी को पकड़ा था आधा दर्जन से अधिक वाहन चोरी का, जिस पर खुलासा हुआ, वो भी नशे का आदी था। आजम जो है वो नशे का आदी है, महेंद्र जो पकड़ा है वो नशे का आदी है। और अपने नशे की पूर्ति करने के लिए ये लोग अपराध की दुनिया में चले जाते हैं और ये चोरी चकारी लूटपाट करना, इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। औने पौने दामों में फिर वो इन गाड़ियों को बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने नशे की पूर्ति करनी है। नशा जो है ना वो मूल जड़ में है सर। मैं आपको बताऊं, लगातार हमारे पास में जो खबरें आती हैं, नांदोती क्षेत्र में तो सोप गांव नशे का गढ़ बन चुका है। सबसे ज़्यादा इसमें की गांजे की खरीद फरोख्त होती है वो सोप में हो रही है। और सोप के बाद में दूसरा स्थान आता है कस्बा शहर का। गंगापुर की अगर हम बात करें तो गंगापुर सिटी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे देवी कॉलोनी है, सालोदा मोड़ वाला क्षेत्र है, चूली गेट वाला जो क्षेत्र है, इनमें नशे का कारोबार बिल्कुल चल रहा है और नशा ही अपराध की मूल जड़ में है। उम्मीद ये करते हैं कि इसके खिलाफ भी लगातार अब पुलिस कार्रवाई करेगी, मुखबिरों के आधार पर लो या कैसे भी अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके, और आप इन अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे और नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारे अपराध जो हैं उन पर अंकुश लग सकता है। पुलिस शानदार कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है सर। मैंने आपको बताया था ना, शांत रह करके काम करते हैं हिमांशु सर, मगर शातिराना तरीके से काम करते हैं कालूराम जी। इसको कहते हैं ना चाणक्य नीति के साथ में, किस टीम को, किस व्यक्ति को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे अपराधियों की धरपकड़ करनी है, ये जो सारा काम है फील्डिंग सेट करने का, ये करते हैं कालूराम जी। तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में जब काम चलता है तो अपराधियों में भी भय व्याप्त होता है और अपराध पर लगाम ज़रूर लगती है। तो एक बार फिर से हम धन्यवाद देंगे पूरी पुलिस टीम को। अब आती है बात 2 मामलों की खबरों के असर की। हमारे पास में छोटी उदय के रहने वाले एक व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम जांगिड़। वो बेंगलोर में मार्बल का काम करते हैं, उनका खाता है SBI बैंक में, और उनका ये कहना था कि साहब 5-6 महीने हो गए मेरा खाता बंद हो गया, यानी उसमें मैं पैसा जमा तो करवा सकता हूँ मगर उससे पैसा निकल नहीं रहा। मैनेजर साहब जो हैं वो मेरे को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, ना मेरे फ़ोन उठाते हैं, ना मेरे सवालों का जवाब देते हैं। मुझे 5 महीने से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है मगर मेरा खाता चालू नहीं हो रहा और मैं उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो उदय खुर्द के मैनेजर थे, SBI ब्रांच मैनेजर, उनसे बातचीत की और बातचीत करके और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की और फिर मैंने जो अधिकार हैं संवैधानिक उनके बारे में उनको बताया। और आखिर में रिजल्ट ये निकला कि अभी कुछ देर पहले मेरे पास मैसेज आया उस दर्शक का, पुरुषोत्तम जी का, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया जी न्यूज़ पोर्टल का कि सर आपकी बदौलत मेरा जो खाता है वो चालू हो गया। और मैं ब्रांच मैनेजर जो हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि सर प्लीज़ इस तरह की अगर कोई चीज़ें सामने आती हैं तो प्लीज़ जनता को राहत देने का प्रयास आप ज़रूर करें। आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर है ना उसमें नौकरी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और लोगों को बेवजह परेशान ना करें। मैं आपको बता दूँ, SBI बैंक हो या कोई सी भी बैंक हो सर, बैंकों की शिकायतें अब ज़्यादा आने लगी हैं, जबकि गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा काम भी अब बैंकों के ऊपर डाल रखा है। या तो आपके पास में मैन पावर नहीं है या आपके पास में और रिसोर्सेज नहीं है कि जिस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अब बैंकों का जो रोल है ना वो बढ़ गया। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स के कॉल आते हैं सर, बहुत सारे दर्शकों के कॉल आते हैं कि सर बैंक वाले सुनते नहीं हैं,
आपको मैं बताऊं, अलीगंज बैंक शाखा है वहाँ पर अलीगंज बैंक में, और शायद यूनियन बैंक की शाखा है या यूनाइटेड बैंक की है, मुझे उतना ध्यान नहीं है। वहाँ से दर्शकों ने मुझे भेजा कि सर, और फ़ोटो भी है मेरे पास, बिना एविडेंस की बात नहीं करता मैं, बिना तथ्यों की बात नहीं करता, फ़ोटो भी है। दिन भर वहाँ के कर्मचारी मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, जनता चिल्लाती रहती है, भीड़ लगी रहती है, ना वो बुज़ुर्ग देखते, ना वो जवान देखते, लोगों का काम नहीं कर रहे। अगर इस तरह का मामला है तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकारों से भी और प्रशासन से भी, बैंकिंग सेक्टर में अगर गड़बड़ी चल रही है सर, अब इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता के लिए बैंक जो है ना, वो बहुत बड़ी राहत की बात है, और सबसे ज़्यादा अब काम बढ़ा है उनका। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, सब चीज़ ऑनलाइन आपने कर दी, तो बैंकों का जो रोल है ना, वो सबसे अहम हो गया। लेकिन बैंकों की शिकायतें भी अब सबसे ज़्यादा आने लगी है। इलाहाबाद बैंक की भी मेरे पास में 1-2 शिकायतें आई हैं, वहाँ भी मैं जाकर के ब्रांच मैनेजर से बात करूँगा। SBI बैंक की भी मेरे पास में आई है। अलीगंज बैंक की भी लगातार शिकायतें आ रही हैं, वहाँ तो लोगों ने इकट्ठा होकर के ज्ञापन भी दिया है, स्टाफ को बदला जाए साहब, इन लोगों का बिहेव ठीक नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं ये लोगों को, तो ये ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। जब गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, काम करने के लिए तनख्वाह आपको दे रही है, तो आप काम करिए, और आप आज की बजाय कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ, अगर आप तरीके से लोगों से बात करेंगे, लोगों को संतुष्ट करेंगे, तो लोग ऐसा नहीं है कि आपके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, लेकिन आप बहुत ही मिस भी है जब उनके साथ में करेंगे, अभद्रता करेंगे, तो फिर लोग भी उनको उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं सर। तो बैंकिंग सेक्टर से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, जो हमारी इस न्यूज़ को देख रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है अब बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये 2 काम, एक काम ये हुआ। दूसरा काम है सीतापुरा की, पिपलाई के पास एक गांव है सीतापुरा, वहाँ की एक महिला हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं सर। पति जो हैं वो शराबी हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, 2 बच्चों के साथ वो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रही है। उन्होंने 1 साल पहले एक श्रमिक डायरी बनवाई थी किसी ई मित्र के माध्यम से, उससे पैसा भी ले लिया गया और श्रमिक डायरी का उसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है, वो श्रमिक डायरी भी उसको नहीं मिल पाई है। आखिर में आज मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा बामनवास के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो ई मित्र का सारा मामला देखते हैं, विनय सर, उन्होंने तुरंत मेरे कहने पर कार्रवाई की, संबंधित ई मित्र वाले से बातचीत की है, जिस व्यक्ति ने वो श्रमिक कार्ड बनवाया उनसे बात की है, और आखिर में उसके पूरे तथ्य निकल करके सामने आ गए कि श्रमिक डायरी बनवा दी गई है, उस महिला को दे भी दी गई है, लेकिन अब वो अपडेट नहीं हो पा रही है या उसका वो लाभ नहीं उठा पा रही है योजनाओं का, वो ज़रूर एक देखने का विषय है। लेकिन विनय सर, शुक्रिया, आपने मेरे कहने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और इस तरह का कोई भी ई मित्र संचालक है जो अपनी मनमानी करता है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सबसे ज़्यादा अब जिम्मेदारी भी ई मित्र को दे रखी है। सारे काम ऑनलाइन के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन अगर ई मित्र संचालक अपनी मनमानी कर रहा है या प्रॉपर जानकारी लोगों को नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भटकना पड़ता है, तो ये गलत बात है। याद रखिए, सेवाएं देना आपकी ड्यूटी है और सेवाएं लेना हमारा अधिकार है। मूल अधिकारों में और मूल कर्तव्यों में यही फ़र्क है, और यही समझना पड़ेगा, हर सेक्टर में समझना पड़ेगा, आम जनता को भी समझना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। आपको लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी और लोगों को भी अपने मूल अधिकार समझने पड़ेंगे। ये जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 ऐसे काम थे जिनको लेकर के मुझे आज अच्छा लगा कि ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है और वो दोनों काम ईजिली हो गए। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और कल की परिचर्चा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कल परिचर्चा ज़रूर होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मोदी सरकार ये कहती है और मोदी जी ये कहते हैं कि साहब हमने लगभग 1100 ऐसे कानून थे जिनको हटा दिया, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, ताकि लोगों का जीवन सुगम हो सके। बहुत अच्छी बात है साहब, आपने 1100 कानून हटा दिए और लोगों का जीवन सुगम हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता दोस्तों कि बहुत सारे कानून अभी भी ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती आम आदमी पर थोपे जाते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं है, जो पूरी तरीके से यूजलेस हैं, उसके बावजूद भी उन कानूनों को आम आदमी पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके कानून लोगों के समझ में ही नहीं आते, जिनके नियम लोगों के समझ में नहीं आते। अब आप बिजली विभाग के कानूनों को अगर ले आए हम,
बिजली सबसे ज़्यादा राजस्थान में महंगी, आम आदमी का खून निचोड़ रखा है तो बिजली ने निचोड़ रखा है। उसके बावजूद भी अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में आई थी, एक बल्ब जलाओ चाहे मत जलाओ 1000 रुपये तो आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे। जिस मीटर को बदलने का चार्ज पहले 350 रुपये हुआ करता था, उस मीटर को बदलने का चार्ज अब 950 रुपये हो गया। अगर मुझे मेरे घर में कनेक्शन करवाना है तो बिजली के पोल गड़वाने का खर्चा भी मुझे ही देना है। वायर जो खिंच रहा है, पीवीसी केबल जो खिंचती है, उसका पैसा भी मुझे ही देना है। कितने सारे ऐसे कानून हैं सर जो जबरदस्ती लोगों पर थोपे जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस में जब हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं या अदालत में जब हमारे केस या मुकदमे जाते हैं तो आप उनकी भाषा जो है उसको आम आदमी पढ़ ही नहीं सकता। तहरीर, तकमीना, आरजा, ये ऐसे कौन सी सल्तनत काल से चले आ रहे हैं साहब। ये शब्द, इनको बदलने का भी जहमत नहीं उठाई आपने आपसे पहले। एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाता है, वो सीधी सादी हिंदी लैंग्वेज चाहता है ताकि मेरे समझ में आ जाए मैंने एफआईआर में लिखाया क्या है, पुलिस ने कार्रवाई क्या की है, मगर वो जबरदस्ती चल रहे हैं। एक तरफ तो हम हिंदी का गुणगान करते हैं, भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है हमारी, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। आपने अदालतों की और कानूनों की भाषा ही नहीं बदली अभी तक। कई ऐसे मामले हैं सर, कई ऐसे मामले हैं। एक दिन के लिए अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन गया ना सर, आजीवन उसको पेंशन मिलती है। क्यों मिलती है? क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है? फिर क्यों पेंशन दे रहे हैं आप उसको? क्यों पेंशन दे रहे हैं आप उसको? क्यों आप वो सारी सरकारी सुविधाएं एक विधायक को या एमएलए को या सांसद को देते हैं आप? क्या राइट बनता है उनका? 399 रुपये में 84 दिन का रिचार्ज करवा करके जब एक आम आदमी अपना मोबाइल चला सकता है तो आप 14,000 और 15,000 रुपये किस चीज़ के लिए देते हैं उनको? जब एक समोसा 10 रुपये का और 15 रुपये का एक आम आदमी खरीद करके खाता है तो आप क्यों सांसद की कैंटीन में 2 रुपये 3 रुपये में दे रहे हैं उसको? कई ऐसी चीज़ें हैं सर, बेवजह के खर्चे और बेवजह के कानून, जिनको हटा करके हम देश का पैसा भी बचा सकते हैं और इनमें सुधार की अब आवश्यकता भी है। बिल्कुल ये कड़ा सच है, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे बेवजह के कानून ऐसे हैं जो आम आदमी पर थोपे जाते हैं। सांसदों की मौज है, विधायकों की मौज है, आम आदमी जाओ भाड़ में। ये चीज़ें तो गलत है सर। आम आदमी के दर्द को आपको समझना पड़ेगा और यही कल की हमारी परिचर्चा का टॉपिक रहेगा। तो आप जुड़ना ज़रूर और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपनी सलाह जो है ना वो बिल्कुल भेजा करें हमारे पास में। जी न्यूज़ पोर्टल का हमेशा एक उद्देश्य रहा है आम आदमी को जागरूक करना, जनता को अपने अधिकारों के बारे में समझाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना कि सर, जिस काम के लिए आपको सरकार ने चुना है उस काम को आप ईमानदारी के साथ करें, बिना किसी भ्रष्टाचार के। यही हमारा उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर के है आज की जो खबरें हैं, न्यूज़ है, वो आपको अच्छी लगी होगी। दिन भर से आज आपने लाइव भी बहुत सारे देखे होंगे। नामांकन भरने से लेकर के बंदर के करंट लगने तक की सूचनाएं सब आप तक पहुंचाते तो हैं सर। तेज़ गर्मी हो, पेट्रोल 108 और 110 हो रहा है, उसके बावजूद भी हम जेब से पेट्रोल जला रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा फेसबुक पर और यूट्यूब पर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले 25 तारीख से, क्यों सर? 16 जुलाई, पिछली 16 जुलाई से हमारा यूट्यूब चैनल बंद था, है ना? क्योंकि हमारे भी तो दुश्मन बहुत हैं, है ना, जो जलते हैं जी न्यूज़ पोर्टल से। उन्होंने ज़बरदस्ती स्ट्राइक लगू करके और हमारे चैनल पर एलिगेशन लगा दिए और यूट्यूब ने हमारा चैनल बंद कर दिया। आखिर में हम भी तो शांत नहीं बैठने वाले थे, हमने भी यूट्यूब को मेल भेजे, अपनी जो बात थी वो प्रॉपर तरीके से रखी, और नतीजा ये निकला कि जिसने कंप्लेंट की अब उस पर लटक रही है तलवार और हमारा चैनल हो गया दोबारा चालू। वरना यूट्यूब इतनी आसानी से स्ट्राइक लगने के बाद में चैनल को चालू नहीं करता, ये आप भी जानते हैं। मगर यूट्यूब ने सारे तथ्यों की जांच की और जांच करने के बाद में ये पाया कि हाँ, जी न्यूज़ पोर्टल पर जो भी खबरें चल रही हैं वो ऑथेंटिक हैं, किसी प्रकार की कोई कॉपी हमारे द्वारा या पायरेसी नहीं की जाती है। हम लाइव चलाते हैं तो कॉपी करने का तो सवाल ही नहीं है। तो हमारा चैनल अब से 3 दिन पहले ही यूट्यूब पर वापस चालू हो चुका है। तो अभी क्या है कि
3 दिन से तो हमारी जो टीम है लगातार जो पुराने वीडियोस थे उनको अपलोड करने में लगी हुई है, लेकिन आज से अब जो करंट खबरें चल रही हैं वो आपको तुरंत यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगी। तो एक तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। रही बात फेसबुक की, सर फेसबुक का एक ऐसा मैटर है कि ये हमारी भी समझ से थोड़ा सा परे है ना, क्योंकि फेसबुक क्या होता है, लगातार अपनी पॉलिसियाँ चेंज करता रहता है, और जब पॉलिसी चेंज होती है ना तो कई बार नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं, कई बार अपने आप ही चालू हो जाते हैं। मैं खुद आपको बताऊं, मेरा खुद का नोटिफिकेशन बंद है, मुझे खुद पता नहीं चलता कि दिन भर में कौन से रिपोर्टर ने कहाँ से खबर चलाई, मुझे खुद को सर्च करके और फिर खबरें देखनी पड़ती हैं, लेकिन वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक की बजाय आप यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। आप कहते हैं कि साहब उस पर लाइव नहीं आती, बिल्कुल आएगी, तुरंत ही आपको लाइव देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। अब हमने अपनी टीम को ये बोल दिया है कि लोगों को इंतज़ार ना कराना पड़े और तुरंत वहाँ जो लाइव है वो आपको मिल जाए। तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। रही बात फेसबुक पर नोटिफिकेशन नहीं आने की, तो हालांकि हमने भेजा है मेल फेसबुक को भी, उम्मीद ये करते हैं कि अगर उनका कोई टेक्निकल इशू होगा तो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। हम आप लोगों की हर चीज़ को, हर भावना को समझते हैं और उम्मीद ये करते हैं आप भी हमारी हर भावना को समझें। बहुत सारे दर्शक है सर, दिन भर में इतने कॉल करते हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। मैं उनसे ये कहता हूँ आप भी अपने अधिकारों को समझें सर, अपने वार्ड मेंबर से कहें, प्रशासनिक अधिकारियों से कहें, फिर अगर आपका काम नहीं होता है तो बेझिझक आप हमसे कहें, लेकिन आप तुरंत ही सबसे पहले भाई साहब आप आओ, तुरंत लाइव चलाओ। सर हमें कोई कमाई नहीं होती इससे, हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। आज मैं किसी रिपोर्टर से कहूँ तो किस आधार पे कहूँ बताओ? वो साफ एक ही बात कहता है, अरे यार भाई साहब 108 रुपये लीटर तो पेट्रोल हो रहा है यार, वहाँ जाऊँगा इतनी दूर, वहाँ जा कर के मैं लाइव चलाऊँगा। तो मैं भी नहीं कह सकता सर, ठीक है, उनकी मर्जी से वो कहीं से अच्छा मुद्दा मिल रहा है, अच्छी खबर मिल रही है तो वो चला देते हैं लाइव। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। हमें किसी के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिलता और ना हम किसी का सपोर्ट लेते हैं सर, क्योंकि जिस दिन हम सपोर्ट लेने लग जाएंगे फिर आप ही कह दोगे ये चैनल तो बिक गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। बाकी आपकी समस्याएं, आपके जितने भी हैं मुद्दे, आप बेझिझक हमें भेजें। आपकी वीडियो भी हम अपलोड करते हैं, आपकी खबरें भी हम चलाते हैं, आपकी खबरों को लेकर के संबंधित व्यक्तियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात भी करते हैं। और आपको इतना बता दूं दोस्तों, में आपकी समस्याओं का समाधान भी होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, समस्याएं बहुत हैं और समाधान धीरे धीरे हो पाते हैं। आप ये सोचते हैं एक दिन में समस्याओं का समाधान हो जाए, नहीं हो पाता सर। मैं भी हर दिन जब सुबह निकलता हूँ ना घर से, तो न जाने कितने अधिकारियों से मुलाकात करता हूँ, कितने आपके मुद्दे हैं जिनको डिस्कस करता हूँ, और उनमें से फिर चीज़ें निकाल करके ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम ये चीज़ों में तो राहत मिल रही है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ आपको, नगर परिषद से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा जागरूक रहें। 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा, तो उससे पहले अपने जो भी काम हैं ऑनलाइन उनकी सबकी अप्लाई कर दें आप, ताकि जो भी आपके काम हैं वो फिर रुके ना। और एक बार फिर से राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेज और कोचिंग खोल रहे हैं। प्रभु देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपने सुनी तो सही, और इन स्कूलों में और कॉलेजों में फिर से बच्चों की रौनक गूंजेगी। ये करते हैं। वैक्सीनेशन चालू है, वैक्सीनेशन शानदार चल रहा है गंगापुर सिटी में। लगातार अब डोज आ भी रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की फर्स्ट और सेकंड डोज लगाई जा रही है। कोई भीड़ नहीं है, आराम से जाएं और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, बारिश की उम्मीद है अभी होगी, ये हम आस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात हो तो बताओ, नहीं है ना? चलिए, आपकी हर बात मैं बहुत गौर से देखता हूं और सुनता हूं, समझता हूं और उनको समाधान करने का भी मैं प्रयास करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।